नमस्कार दोस्तों, अरविंद मेवाड़ा क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज की क्लास थर्ड क्लास है हमारी मेंसुरेशन की, और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कल के बारे में, वृत्त के बारे में। जितना भी वृत्त में आता है, जितने भी क्वेश्चन वृत्त से पूछे जाते हैं, वो सारे हम बेसिक पॉइंट्स आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि यहाँ से मैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जैसे कि पाई, जैसे कि इसमें आएगा पाई, एंगुलर फॉर्म में चलेगा, इसमें आएगा पाई। तो जैसे कि ये लिखा है पाई, तो जब 2 पाई आर या पाई आर स्क्वायर आता है, तो ये पाई जो लिया है ये क्यों लिया है, इसका रीजन भी बताने वाला हूं। और जितने भी वृत्त खंड है, त्रिज्या खंड है, वृत्त का स्क्वायर है, कैसे निकालते हैं, वो सारी तरीके में आज आपको बेसिक पॉइंट सारे क्लियर करवाऊंगा। बशर्ते है आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, आज बात करेंगे हम सर्कल की, वृत्त के बारे में आज जानेंगे कि आखिरकार वृत्त होता क्या है। आपने कभी ऐसी क्लास देखी नहीं होगी, ठीक है। वृत्त के बारे में, सर्कल के बारे में इतनी डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा कि आज के बाद आपको वृत्त से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बात करते हैं सर्कल की। तो सर्कल होता क्या है, ठीक है। सर्कल होता क्या है आज जानेंगे। सर्कल होता क्या है, वैसे तो पता होगा आपको, गोल गोल पहिया सर्कल होता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, ये सर्कल है दोस्तों। सर्कल एक ऐसी आकृति है जो किसी बिंदु से उसकी परिधि तक की दूरी, किसी बिंदु से उसकी परिधि के सभी बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होती है, ठीक है। समझ में आया क्या होता है सर्कल। सर्कल एक ऐसी आकृति है, वृत्त एक ऐसी आकृति है जो किसी पॉइंट से उसकी परिधि के सारे बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे यहां पर जानेंगे, एक वृत्त है, एक ऐसी बॉडी है जो किसी बिंदु से उसके परिधि के सारे पॉइंट के बीच की दूरी, सारे पॉइंट के बीच की दूरी, सारे बिंदुओं के बीच की दूरी समान होती है। चाहे आप यहां से ले, 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 यहां से या यहां से, ये होता है सर्कल। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, राइट। आगे चलते हैं। तो यहां पर जानेंगे दोस्तों, सर्कल में ये जो चीज होती है, ये होती है त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। सर्कल की ये क्या हो गई, रेडियस, ठीक है। ये हो गई रेडियस। ये बात आपको सभी को पता होगी, लेकिन जो बेसिक से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये होता है सर्कल, ये होता है सर्कल। और सर्कल के बीच से, मिड पॉइंट से एक आधी जो रेखा आती है, ठीक है, ये होती है उसकी रेडियस। यहां तक बात क्लियर हो गई। यहां तक बात क्लियर हुई कि वृत्त क्या होता है, ये समझा हमने। यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है, रेडियस। ये होता है इसका मिड पॉइंट, ठीक है। अब दोस्तों, जो आसपास की जो ये दूरी होती है, इसको बोलते क्या है। ये जो आसपास की, यहां से अगर मैं यहां तक चलता हूं, यहां से जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर मगर आता हूं, तो इस पूरे चक्कर को क्या बोला जाता है, इस पूरे चक्कर को बोला जाता है परिधि। परिधि, ठीक है, परिधि। जैसे कि मैंने आपको बताया था, परिधि पिछली क्लास में जो हमने रेगुलर पॉलीगन किया था, उसमें परिधि क्या होती है, उसके चारों तरफ के बिंदुओं के बीच की, या फिर उसके चारों जो तरफ की दूरी है, वो सारी क्या होती है। जैसे हमने यहाँ पर ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल पढ़ा था, ठीक है। इसकी परिधि क्या होगी, इन सभी भुजाओं का योग, ठीक है। अब यहाँ पर परिधि एंगुलर फॉर्म में आ चुकी है। तो अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों, एंगुलर फॉर्म में परिधि को कैसे लिखा जाता है, ठीक। चलिए फिर से देखते हैं। इतनी बात यहां तक क्लियर हो चुकी होगी। ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल है। यहां इसका ये मिड पॉइंट है। यहां से यहां तक की दूरी जो होती है वो क्या होती है, रेडियस होती है। ये क्या होती है, ये भी बता दूंगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक की बीच की दूरी क्या होती है, रेडियस होती है, उसकी त्रिज्या होती है। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। बात यहां तक समझ में आ चुकी है। अगर मैं बोलता हूं आपको कि इस पॉइंट से ये जो दूरी है, इसके आसपास की जो दूरी है, ये होती है इसकी परिधि, ठीक है। ये होती है इसकी परिधि। क्या होती है, परिधि। बात आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। परिधि को हम कैसे डिफाइन करते हैं वो आगे बताऊंगा, लेकिन जो जो स्पेसिफिकेशन है, जो जो इसकी विशेषता है, वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, ठीक। अब बात आती है, ये तो हो गई रेडियस,
अगर मैं यहां से एक रेखा ड्रॉ करता हूं, एक लाइन खींचता हूं, यहां से यहां तक एक लाइन खींची मैंने, तो इसको क्या बोला जाएगा? मान लीजिए ए बी एक लाइन है किसी वृत्त में, इसको क्या बोला जाएगा? ये लाइन होती है दोस्तों इसकी जीवा। क्या बोला जाएगा इसको? जीवा। ये क्या होती है उसकी? जीवा। ठीक, ये जो लाइन है, जैसे हमने कहीं पर भी इसको ड्रॉ कर दिया, वृत्त के अंदर कहीं पर भी ड्रॉ किया, ये होती है इसकी जीवा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जीवा, एक वृत्त में जीवा कितनी हो सकती है? एक वृत्त में जीवा होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? तो मैं आपसे यही कहूंगा कि दोस्तों जीवा अनंत, इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक है, अब जीवा क्या होती है? जीवा वहां एक रेखा है जो किसी वृत्त के परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? जीवा एक ऐसी रेखा है, एक ऐसी लाइन है जो किसी भी वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, या फिर किन्हीं भी बिंदुओं के बीच को कनेक्ट करता है। वो रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। एक वृत्त में जीवा अनंत, इनफाइनाइट हो सकती है। क्या हो सकती है? इनफाइनाइट हो सकती है। बात समझ में आ गई यहां तक? राइट, आगे बढ़े यहां से। तो मैंने क्या करा कि एक जीवा यहां पर खींची, एक लाइन यहां पर खींची, एक लाइन यहां पर खींची, एक लाइन यहां पर खींची, और एक लाइन बिल्कुल इस सर्कल के मिड पॉइंट से खींची। ठीक है, एक लाइन इस सर्कल के मिड पॉइंट से खींची। तो ये दोस्तों, ये रेखा, इसको क्या बोला जाता है? जो वृत्त की सबसे बड़ी रेखा होती है, जो वृत्त की सबसे बड़ी रेखा हम ड्रॉ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ये कहा जाता है, इसको बोला जाता है डायामीटर। ठीक है, डायामीटर। ये क्या होता है? डायामीटर। मतलब इसको क्या बोलते हैं? व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। अब आप, एक क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा कि क्या सर, ये जो लाइन ड्रॉ की है, क्या ये परिधि के दो बिंदुओं को कनेक्ट नहीं कर रही? आपका क्वेश्चन सही है। ये जो लाइन है, ये परिधि के, वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो क्या इसको जीवा बोल सकते हैं? बिल्कुल, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? जीवा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जीवा। लेकिन वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम क्या बोलते हैं? व्यास बोला जाता है। दोस्तों ये भी एक जीवा है, लेकिन ये सबसे बड़ी जीवा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? व्यास बोला जाता है। और व्यास का आधा क्या होता है? व्यास का आधा, व्यास को डी से डिनोट किया जाता है, डायामीटर जिसको बोला जाता है। ठीक है, व्यास को डी से डिनोट किया जाता है। व्यास का आधा त्रिज्या कहलाती है। मतलब यहां पर रेडियस अगर दुगनी कर दी जाए, ये d/2 किया जाए, तो ये मतलब क्या होगा? r होगा। ठीक है, r व्यास आधा होता है। ठीक है, जो रेडियस होती है वो व्यास की आधी होती है। मतलब हम क्या कहें यहां से कि जो d है वो 2r के बराबर होगा। मतलब डायमीटर 2r के बराबर होगा। कैसे? ये जो मिड पॉइंट है, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी सेम होगी। ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। ठीक, ये r और ये r दोनों मिलकर क्या होता है? डायमीटर कहलाता है। यहां तक आपको बात समझ में गई? राइट, आगे चलते हैं। आगे और कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। अब ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए एक पॉइंट और यहां से क्लियर करते हैं। वो क्या है? अगर मान लीजिए मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ की, यहां से एक लाइन ड्रॉ की, इस लाइन को क्या बोला जाता है? वृत्त से टच करती हुई, वृत्त से छूती हुई एक लाइन में अगर यहां पर ड्रॉ करता हूं, तो यहां से इस लाइन को क्या बोला जाता है? इस लाइन को बोला जाता है दोस्तों स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। क्या बोला जाता है? स्पर्श रेखा। किसी भी वृत्त की परिधि से छूती हुई गुजरने वाली लाइन को स्पर्श रेखा कहा जाता है। डेफिनेशन क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर दोस्तों मैंने एक सवाल फिर आपसे किया यहां पर कि किसी वृत्त में स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है? किसी भी वृत्त में स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है? तो मेरा जवाब यह है कि किसी भी वृत्त में स्पर्श रेखाओं की संख्या इनफिनिटी हो सकती है। इनफिनिटी। ठीक, कितनी हो सकती है? इनफिनिटी, अनंत हो सकती है। यहां तक ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब एक लाइन और ड्रॉ करता हूं दोस्तों, जितने भी यहां पर पॉइंट आएंगे सारे क्लियर कर दूंगा। बस शर्त है आपको रेगुलर देखना है वीडियो को और लास्ट तक देखना है। सारी चीजें सर्कल से आज आपको बिल्कुल घोट के पिला दूंगा। ठीक, अब दोस्तों यहां पर मैंने एक लाइन फिर से ड्रॉ की।
सर लाइन ड्रॉ करते रहोगे? बिल्कुल करता रहूंगा जब तक कि त्रिभुज, अच्छा ये जो सर्कल है आपका, जो वृत्त है आपका, बिल्कुल कंप्लीट ना करवा दूं, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं एक लाइन यहां से क्रॉस करता हुआ निकालता हूं, एक लाइन मान लीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इस लाइन को बोल दिया मैंने पी क्यू लाइन, ठीक है। अब इस लाइन को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस लाइन को बोला जाता है प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेदन रेखा, प्रतिच्छेदन रेखा, इंटरसेक्शन लाइन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लाइन, राइट। यहां तक क्लियर हुआ आपको? इतनी बात समझ में आई कि जो किसी भी वृत्त की परिधि को काटते हुए जो लाइन जाती है, किसी भी वृत्त की परिधि को के दो बिंदुओं को काटती हुई जो रेखा है उसको बोला जाता है इंटरसेक्शन लाइन या फिर प्रतिच्छेदन रेखा, ठीक है। और ये जो बिंदु हैं, इन बिंदुओं को बोला जाता है प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट। बात क्लियर हुई आपको? चलिए यहां तक थी ये कहानी कि कौन कौन सी रेखाएं इसमें हो सकती है, क्या क्या इसमें हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे देखेंगे और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक वृत्त है, मान लीजिए मेरे पास एक वृत्त है, ठीक है। ये होगा वृत्त आपके पास, ठीक है। एक सर्कल है, इसका मिड पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट ओ है, ठीक। यहां तक बात क्लियर हुई आपको? यहां से मैंने अभी आपको बताया कि ये जो लाइन होती है, ये जो रेखा होती है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है त्रिज्या। इसको क्या बोला जाता है? त्रिज्या। अब मैं बात करता हूं परिधि की। इसके जो आवरण है पूरा, ये यहां तक इसने जो कवर करके रखा है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है परिधि या पेरीमीटर, ठीक है। परिधि या पेरीमीटर। तो परिधि क्या होती है? अब यहां से बात आती है परिधि होती क्या है। तो आप सबने पढ़ा है परिधि होती है 2 पाई आर। क्या पढ़ा है आपने? परिधि होती है 2 पाई आर, ठीक। अब मैं आपको यहां से बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, ठीक है। परिधि होती है 2 पाई आर। अब मैंने आपको जैसा कि बोला था स्टार्टिंग में कि पाई, ये जो पाई है इसको आखिर क्यों लिया जाता है? तो हमने त्रिभुज में तो लिया नहीं, चतुर्भुज में तो लिया ही नहीं, पंचभुज में तो लिया नहीं, लेकिन यहां पर पाई का मतलब क्या है? दोस्तों यहां पर जो पाई होती है, ये जो पाई होती है, ये होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट पाई क्या होती है? यहां पर कांस्टेंट, नियत मान होता है। पाई क्या होती है? नियत मान, ठीक है। एक स्टैंडर्ड वैल्यू यहां पर जब भी हम इसकी परिधि या इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू यहां पर पुट की है। वो क्यों की है? पाई रखा क्यों है? अब मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक पॉइंट यहां पर, सर्कल का एक पॉइंट यहां पर है, मैं परिधि को ले रहा हूं। यहां पर देख लीजिए एक पॉइंट है यहां पर। इस पॉइंट से अगर मैं चलना स्टार्ट करता हूं, इस पॉइंट से अगर मैं चलना स्टार्ट करता हूं, तो इस पॉइंट से मैंने अगर चलना स्टार्ट किया, चलिए यहां से मैं चला, ये चला, ये चला, ठीक है। ये चलना स्टार्ट किया मैंने, तो इसके यहां तक आने में, यहां तक आने में जो डिस्टेंस तय हुई है, इस पॉइंट से वापस उसी पॉइंट तक आने में जो डिस्टेंस तय हुई है वो कितनी हुई है? 2 पाई आर हुई है। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? d इक्वल टू 2 पाई आर। डिस्टेंस मैंने क्या लिख दी यहां पर? 2 पाई आर। बात यहां तक क्लियर हुई? चलिए यहां से इतनी बात आपको समझ में आ गई, राइट। आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आपको क्लियर होती चल रही है तो लाइक बिल्कुल जरूर करते चलना, ठीक है। अब यहां से देखा दोस्तों कि मैंने यहां से एक दूरी तय की, ये जो चलता गया, अगर मैं इसको खोल दूं, अगर मैं इस जो हमारा एक तार, मान लीजिए गोलाकार तार है, उसको मैंने खोल दिया, एक वृत्त के आकार का एक तार, उसको खोल दिया और उस तरीके से मैं चलना स्टार्ट करता हूं। यहां से मैंने चलना स्टार्ट किया, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये जहां पर आता है वापस उसी पॉइंट पर, मान लीजिए यहां तक मैं चला, ठीक है। यहां से यहां तक मैं चला, ये जो दूरी है मैंने यहां तक तय की, तो मतलब ये जो डिस्टेंस हुई ये कितनी हुई? 2 पाई आर। बात समझ में आई? सर आपने सारी बहस कर दी कि यहां से यहां तक मैंने दूरी तय करी, यहां से 2 पाई आर आ गया, लेकिन आपने फिर भी नहीं बताया कि ये पाई क्यों लिया। अब मैं आपको बताता हूं पाई क्यों लिया। दोस्तों जब हम यहां से यहां तक चले तो एक सीधी रेखा में चले, एक सीधी लाइन में चले, ठीक है। जब हम यहां से यहां तक चलते हैं तो ये जो बिंदु है इसको ध्यान में रखते हुए चलते। कैसे? मान लीजिए यहां से चला मैं, तो यहां पर पहुंचा, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। यहां से चला, फिर यहां पर पहुंचा, फिर एक लाइन ड्रॉ कर दी। ध्यान से देखना दोस्तों, बिल्कुल आपकी बहुत ज्यादा नॉलेज डेवलप करने वाली बात है। यहां से यहां तक चला,
ये लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से यहाँ तक चला, ये लाइन ड्रॉ करता जाएगा यार, ठीक है। मैं जिस बिंदु पर भी पहुंचा, परिधि के जिस बिंदु पर भी पहुंचा वहां तक एक लाइन ड्रॉ करता चला गया, ये हो गई ड्रॉ। अब दोस्तों बता रहा हूं कि पाई आज तक आपने नहीं देखा होगा कि किसी ने नहीं बताया होगा 2 पाई आर में पाई क्यों लिया जाता है, ठीक है। तो यहां से मैं चला, तो यहां से यहां तक जितने भी पॉइंट आए मैं लाइन ड्रॉ करता गया, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर जो सर्कल है, ये जो पूरा सर्कल है, इसके यहाँ पर जो कोण बनेगा, जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, यहां से यहां तक का जो एंगल बनता है 360 डिग्री। बात क्लियर हो गई। 360 डिग्री क्यों लिखा दोस्तों, ये जो चल रहा है ना यहां से यहां तक जो चाल है इसकी, वो किस में है, वो एंगुलर फॉर्म में है, वो कोणीय, वो क्या है, सॉरी वो क्या है, कोणीय चाल, कोणीय चाल। अब इस कोणीय चाल को प्रदर्शित करने के लिए, दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, एक पाई की वैल्यू, एक जो पाई है हमारा कांस्टेंट है, वो चाहे यहां तक चले, यहां से यहां तक चले, चाहे यहां से यहां तक चले, चाहे यहां से यहां तक चले, लेकिन वृत्त में चल रहा है, एक गोलाकार सर्कल में चल रहा है, गोलाकार पाथ में चल रहा है, पाथवे में चल रहा है, इसलिए पाई लिया जाता है, क्योंकि ये एंगुलर फॉर्मेशन को बताता है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई कि पाई क्यों लिया जाता है। तो सर ये तो क्लियर हो गया कि पाई क्यों लिया जाता है। देखिए यहां से यहां तक की दूरी क्या करी हमने कि 2 पाई आर, ये जितनी डिस्टेंस है ये आर कवर करेगा, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो आर कवर करेगा, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 2 पाई आर, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि यहां से यहां तक जब डिस्टेंस तय करेगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस तय करेगा तो 360 डिग्री चल देगा, ठीक है। यहां से यहां तक अगर डिस्टेंस तय की इसने, यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर की है, तो 360 डिग्री डिस्टेंस कवर कर ली, ठीक है। अब मैं क्यों, अच्छा ये 360 डिग्री कवर कर ली, मतलब यहां से यहां तक चलने पर कितनी दूरी तय की, 2 पाई आर। यहां से यहां तक कितनी दूरी तय की, 2 पाई आर। तो क्या मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि 360 जो एंगल इसने तय किया है, 360 एंगल का जो इसने रास्ता तय किया है वो 2 पाई आर के बराबर हुआ। बात यहां पर आपको क्लियर हुई, समझ में आया कि नहीं, आ चुका होगा, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों मैंने देखा कि 360 डिग्री का जो एंगल है वो इसने 2 पाई आर डिस्टेंस में कवर किया है, ठीक है। अब क्या मैं यहां पर कह सकता हूं कि जो हमारा पाई है इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई की वैल्यू होती है, या तो होती है 22/7 या फिर 3.141, ठीक है। ये पॉइंट में अगर लिया जाता है तब यहाँ पर पाई की वैल्यू चेंज होती है, अदरवाइज यहाँ पर क्या होता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कि 360 डिस्टेंस कितनी दूरी तय की इसने, 2 पाई आर, ठीक। तो क्यों मैं यहाँ से 1 डिग्री का वैल्यू निकाल सकता हूँ कि 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई आर, यहाँ से कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि थीटा एंगल अगर ये तय करता है, थीटा एंगल डिस्टेंस कवर करता है, तो थीटा एंगल डिस्टेंस कवर करने में 2 पाई आर बटे 360 गुणा थीटा डिग्री, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका है कि पाई हम क्यों लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां से हमने देखा कि परिधि क्या होती है, परिधि फिर से मैं लिखता हूं 2 पाई आर। अगर मान लीजिए यहाँ से पाई की वैल्यू निकालना हो, पाई की वैल्यू फाइंड आउट करना हो, तो कैसे निकालते हैं, पाई इक्वल टू ये जो 2r है इसको हम नीचे ले जाएंगे, मतलब परिधि बाई 2r। यहां तक बात आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। मतलब पाई की वैल्यू हम यहां पर निकाल सकते हैं, ठीक, समझ में आ गई बात। अब आगे चलते हैं इसी को देखते हुए। अच्छा एक चीज और है, मैंने क्या बताया अभी आपको कि ये जो पहिया है ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी डिग्री में, कितने एंगल में तय करेगा, मतलब पहिए का, ये मान लीजिए सर्कल एक पहिया है, पहिए का एक चक्कर, ये चीज आगे काम आने वाली है जब मैं बेसिक पढ़ाऊंगा, अभी तो बहुत ज्यादा बचा है इसका बेसिक। पहिए का एक चक्कर 360 डिग्री कवर करता है, पहिए का एक चक्कर कितना कवर करता है, 360 डिग्री कवर करता है। तो यहां से क्या समझ में आया आपको, यहां से एक चीज ये समझ में आया होगा कि 360 डिग्री तय करने में, 360 डिग्री तय करने में पहिए द्वारा चली गई दूरी, कितनी होगी, 2 पाई आर,
बात समझ में आ गई। इससे रिलेशन मैंने यहाँ पर निकाला है, कैसे, जब यहाँ से यहाँ तक कोणीय वेग चलेगा, कोणीय वेग में या कोणीय चाल चलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय करेगा, 360 डिग्री इन एंगल, ठीक है। अगर वो बात करता है इन डिस्टेंस, तो क्या बोला जाएगा कि 2 पाई आर, जितनी भी इसकी डिस्टेंस है वो तय कवर की, कितने में, 360 डिग्री एंगल तय करने में एक पहिए को कितनी दूरी तय करनी पड़ी, 2 पाई आर। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए यहां तक तो हमने समझ लिया। अब बात आती है दोस्तों, अब क्या होता है, यहां तक हमने समझ लिया कि क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। अब दोस्तों ये जो डिस्टेंस है इसको और क्या बोला जाता है, ये जो होती है ये इसकी सरफेस होती है, इसका जो बाहरी आवरण होता है इसको क्या बोला जाता है, सरफेस, ठीक है, सरफेस, ठीक, ये होता है पूरा सरफेस। इसी को ही हम बोलते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तय की, ठीक है, किसी भी रेडियस से, किसी भी त्रिज्या से उसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तय की, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस करने पर जो आता है दोस्तों, ये जो आता है ये क्या आता है, चाप आता है। ये क्या आता है, चाप। अगर वो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस करेगा तो भी चाप कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तय करेगा तो भी आर्क या चाप कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस करेगा तो भी वो चाप कहलाएगा या आर्क कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस तय करता है तब भी वो चाप या आर्क कहलाएगा। तो इसको सरफेस को ही क्या बोला जाता है, आर्क, आर्क या फिर चाप। बात यहाँ पर समझ में आ चुकी है, राइट। समझ में आया या नहीं, समझ में आया या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा सिर्फ आपकी एक लाइक से, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखा हमने कि मैंने क्या बोला आपको, चलिए यहाँ पर मैं फिर से एक डायग्राम बना देता हूँ। एक डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक। किसी भी त्रिज्या से वो यहाँ से अगर यहाँ तक डिस्टेंस तय करता है तो ये जो कहलाती है, ये क्या कहलाती है, इसकी चाप कहलाती है, चाप कहलाती है। और ये जो कहलाता है ये क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड या वृत्तखंड, त्रिज्याखंड या वृत्तखंड कहलाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, चाप या त्रिज्याखंड या वृत्तखंड। और इसको क्या बोला जाता है, यहाँ से यहाँ तक, इसको चाप भी बोला जाता है या फिर सरफेस बोला जाता है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई दोस्तों आपको। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से इसको चलिए सरफेस भी बोल दिया, आर्क भी बोल दिया, चाप भी बोल दिया, परिधि भी बोलते हैं या फिर इंग्लिश में सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, ठीक है। बात यहाँ तक आपको क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ तक इतनी बात क्लियर हुई तो इसको क्या लिख दें हम, सरकमफेरेंस, सरफेस, आर्क, चाप, ये क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर। मतलब ये सारी चीजें परिधि के उपनाम है, ठीक। यहाँ पर बात क्लियर हो गई आपको। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं अब इसमें और क्या बचा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं हम अर्धवृत्त की। ये सारी बात वृत्त की क्लियर हुई, पूर्ण सर्कल की बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब बात करते हैं अर्धवृत्त की, अर्धवृत्त, ठीक है। अर्धवृत्त होता क्या है, पहले तो मैं आपको डायग्राम बना देता हूं इसका। चलिए डायग्राम है अर्धवृत्त का, ठीक। यहां इसका मिड पॉइंट होता है, ये इसकी रेडियस होती है, यहां पर रेडियस होती है और इसका पूरा व्यास होता है, डायमीटर होता है, ठीक। और ये इसकी परिधि होती है। अब हमसे पूछ रहा है कि अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, ठीक है। अर्धवृत्त की परिधि हमें फाइंड आउट करना है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। क्या होती है, 2 पाई आर। और ये अर्धवृत्त है, चूंकि अर्धवृत्त है इसलिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 का डिवाइड दे दिया, तो यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या ये अर्धवृत्त, ये वृत्त की परिधि अर्धवृत्त की परिधि हुई। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, इसका जो सर्कल यहाँ से यहाँ तक जो पूरा करता है ये क्या होती है, उसकी परिधि, ठीक है। तो दोस्तों अर्धवृत्त में क्या हो गया कि आधा तक तो चला वो, यहाँ से परिधि का मतलब क्या होता है, परिधि का मतलब यह होता है कि जिस पॉइंट से एंगुलर वे हम पाथवे स्टार्ट करते हैं, कि जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है इन एंगुलर वे, स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है उसे बोला जाता है परिधि, ठीक है। चला गया हमारा एंगुलर पाथवे में जो हमारा चला गया जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है परिधि। तो जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट तक की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, परिधि। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या देखा, अर्धवृत्त की परिधि यहां तक क्या है, 2
पाई आर, क्योंकि हम यहां से यहां तक चले हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है कि जिस बिंदु से स्टार्ट किया जाए उसी बिंदु पर वापस जाना परिधि कहलाती है। तो हम यहां से यहां तक तो आ गए, लेकिन यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी तो हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। ये जो डिस्टेंस है आर और आर, तो यहां पर 2r हमने ऐड कर दिया, तो वृत्त अर्धवृत्त की परिधि क्या हो गई, पाई आर प्लस 2 पाई लिख दिया मैंने, पाई आर प्लस 2r। ये क्यों लिखा, ये समझ में आ गई बात। मैं आपको फॉर्मूले बिल्कुल डिराइव करके बता रहा हूं, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्या बोला हमने कि जिस बिंदु से स्टार्ट किया जाए उसी बिंदु पर वापस आना परिधि कहलाती है। बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि चाप की लंबाई, अर्धवृत्त के चाप की लंबाई, अर्धवृत्त के चाप की लंबाई। अब यहां पर चाप की लंबाई क्या होगी, चाप की लंबाई क्या होगी, मैंने क्या बोला था कि किसी भी त्रिज्या खंड का जो आर्क होता है वो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, चाप। क्या 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 कहा था मैंने कि जिस रेडियस से वो जिस रेडियस तक वापस जाता है उसको क्या बोला जाता है, आर्क या चाप बोला जाता है। बात समझ में आ गई। इस रेडियस से वो यहां तक चला, इस रेडियस से यहां तक चला, तो ये क्या हो गया, चाप हो गया, सरफेस हो गया यहां से यहां तक का। तो हमने क्या देखा दोस्तों यहां पर कि ये जो चलता है, ये जो दूरी चलता है एंगुलर वे, वो क्या होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है, 2 पाई आर होता है। लेकिन अर्धवृत्त है इसलिए ये आधा ही चला, अर्धवृत्त है इसलिए ये आधा ही चला, तो यहां पर हमने 2 का डिवाइड दे दिया, ठीक है। 2 का डिवाइड दिया तो यहां से क्या निकल कर आया, पाई आर जो निकल कर आया वो क्या आया यहाँ पर, इसकी अर्धवृत्त के चाप की लंबाई। बात क्लियर हो गई। इतनी बात समझ में आ गए हो तो लाइक कर देना। हम आगे चलते हैं। आगे हमने देखा कि ये हो गया अर्धवृत्त। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों, परिधि और अर्धवृत्त की चाप की लंबाई कैसे निकाली हमने। आगे चलते हैं तो आगे हम देखते हैं दोस्तों, एक एक पॉइंट में 1 बाय 1 बिल्कुल आपको क्लियर करता चलूंगा। अब वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश, जो क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे हैं उसी पर बेस्ड में आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर करवाता चल रहा हूँ। वृत्त का चतुर्थांश ये क्यों बता रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर मैं एक आकृति ड्रॉ करता हूं, यहां पर ये मैंने कर दिया, ये क्या होता है दोस्तों, वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चौथा हिस्सा, ठीक है। वृत्त के दूसरे हिस्सा देख लिया मैंने, आपको एक चीज बता दी, उसमें एक चीज भूल गया हूं बताना। यहां पर हमने क्या देखा था, अर्धवृत्त, ठीक है। मैंने क्या बोला था, एक पूरा वृत्त का पूरा चक्कर लगाने में वो कितना डिग्री घूमता है, वो घूमता है 360 डिग्री। कितना घूमता है, 360 डिग्री। लेकिन अर्धवृत्त में वो कितना घूमेगा, यहां से चलेगा और यहां तक, तो मतलब 180 डिग्री की डिस्टेंस कवर की इसने, 180 डिग्री की डिस्टेंस कवर की। इतनी बात यहां पर क्लियर हो गई, राइट। आगे चलते हैं तो आगे हमने देखा वृत्त का चतुर्थांश, इसका अगर हमसे परिधि या चाप की लंबाई पूछी जाए तो कैसे निकालेंगे। चूंकि हमें पता है कि वृत्त का चतुर्थांश यहां से यहां तक की जो एंगुलर डिस्टेंस तय करेगा वो कितनी करेगा, 90 डिग्री। बात क्लियर हुई, 90 डिग्री। बिना किसी फॉर्मूले के मैं आपको यहां से क्षेत्रफल निकालना, परिधि निकालना सिखाऊंगा, एंगल निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। बस शर्त है आपको ये चीजें समझनी होगी। वृत्त का चतुर्थांश मैंने क्या बोला कि यहां से यहां तक एंगुलर डिस्टेंस तय करने में कितनी एंगल घूमेगा, वो तो 90 डिग्री घूमेगा, ठीक है। यहां से मैंने देखा कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की वो होती है आर, ये उसका होता है सेंटर पॉइंट ओ, ये होती है उसकी डिस्टेंस आर। बात क्लियर हुई, ठीक है। अब यहां से अगर मान लीजिए पूछा उसने कि वृत्त के चतुर्थांश के चाप की लंबाई, यहां से क्या पूछी उसने, अगर चाप की लंबाई पूछी जाए, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई हम कैसे निकालेंगे। चाप की लंबाई निकालने का क्या फॉर्मूला था, पूरा घूमता है तो कितना घूमता है वो, 2 पाई आर। चाप क्या होता है, 2 पाई आर होता है, आर्क 2 पाई आर होता है, सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, सरफेस 2 पाई आर होता है। बात क्लियर हुई। तो यहां से यहां तक तो ही गया है, यहां से यहां तक तो आया है एंगुलर फॉर्मेशन में, इसलिए हमने पाई लिखा है और 2r लिखा है। 2r क्यों, 1r 2r, ठीक, 2r, ठीक। इससे मतलब नहीं 2r का तो वो होता ही है, ठीक, कांस्टेंट होता है। बात समझ में आ गई आपको। तो यहां से हमने देखा कि अगर हमें चाप की लंबाई, वृत्त के चतुर्थांश में चाप की लंबाई अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। चाप की लंबाई हमने क्या देखी, 2 पाई आर होती है, ठीक है।
पूरे आर्क की लंबाई कितनी होती है 2 पाई आर। तो हमने यहां से देखा कि ये चतुर्थांश में है, तो यहां पर हम क्यों ना 4 का डिवाइड दे दें, 4 का डिवाइड देंगे क्योंकि ये एक चतुर्थांश डिस्टेंस तय कर रहा है, ये त्रिज्या खंड हो गया एक हिसाब से, ठीक है। ये चाप क्या हो गया हमारा 2 पाई आर। ये इसको एक तरीके से और देख सकते हैं, कैसे, हमें पता है कि वृत्त का चतुर्थांश में जाने पर हमें 90 डिग्री डिस्टेंस तय करनी पड़ती है। तो यहां पर मैंने लिखा 2 पाई आर बाई 360, ठीक है। थीटा कोण डिस्टेंस तय करने में कितनी डिस्टेंस तय की इसने 2 पाई आर बाई 60, लेकिन हमें यह पता है कि 90 डिग्री डिस्टेंस तय करेगा एक चतुर्थांश में, तो यहाँ थीटा लिखा था, मैंने कर दिया 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा, ये 4 टाइम्स जाएगा, तो वही निकल कर आया हमारे पास, क्या निकल कर आया 2 पाई आर बाई 4, मतलब यहाँ से ये कट गया। तो वृत्त की जो चाप की लंबाई हो कितनी निकल कर आएगी, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2। बात समझ में आ गई। अब ये चाप की लंबाई में अगर मैं ये दोनों आर को जोड़ देता हूं तो ये पूरी परिधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूरी परिधि। परिधि क्या होती है, जिस बिंदु से स्टार्ट किया जाता है उसी बिंदु पर वापस आना। क्या होता है, जिस बिंदु से स्टार्ट किया जाता है उसी बिंदु पर वापस आना, यह होता है परिधि। तो परिधि अगर यहां पर बोले कि वृत्त की परिधि क्या होगी, मतलब ये जो चतुर्थांश है इसकी परिधि क्या होगी, तो परिधि क्या होगी, चाप की लंबाई कितनी होगी, पाई आर बाई 2, ठीक है। अब परिधि निकालना है तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा एक आर ये और एक आर ये। यहां से यहां तक की डिस्टेंस बची है, चूंकि हम यहां से यहां तक चले तो हमारी चाप की लंबाई आई, ठीक है। और पूरी डिस्टेंस अगर कवर करनी है तो परिधि आ जाएगी, परिधि में यहां पर 2r जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि। बात यहां तक समझ में आ चुकी है। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, क्वेश्चन में आपको बताता हूं, एग्जाम्पल बताता हूं। मान लीजिए अगर बोल दे हमसे कि किसी भी वृत्त के r त्रिज्या वाले, किसी r त्रिज्या वाले वृत्त की कोई डिस्टेंस अगर तय करता है, कैसे, मान लीजिए कोई वृत्तखंड, किसी वृत्तखंड में 60 डिग्री कोण दिया है, कोण 60 डिग्री दिया है, ठीक है, कोण 60 डिग्री दिया है, ठीक है। या हम इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं, आर त्रिज्या खंड वाले किसी वृत्त में 60 डिग्री कोण गिवन है, तो हमें बताना है कि उसकी चाप की लंबाई क्या होगी, क्या होगी, चाप की लंबाई, उसकी चाप की लंबाई क्या होगी, कैसे निकालेंगे। चले हम यहां पर क्या बनाया, मैंने बना दिया एक त्रिज्या खंड, एक वृत्तखंड। मान लीजिए ये दो त्रिज्या वाला, एक त्रिज्या वाला है, ठीक है, ये आर है, ये आर है, यहाँ पर कितना बना रहा, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें चाप की लंबाई निकालना है, चाप की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो चाप की लंबाई निकालने का मैंने अभी आपको बताया तरीका, कैसा कि चाप क्या होता है, पूरा चाप होता है 2 पाई आर बाई 360। बात समझ में आ गई, 2 पाई आर बाई 360। एक सर्कल पूरा तय करने में कितने एंगल, 360 डिग्री एंगल घूमने में उसको कितना वक्त कितनी डिस्टेंस तय करनी होती है, 2 पाई आर, मतलब 1 डिग्री पूरा तय करने में कितनी डिस्टेंस तय की इसने, 360। तो 60 डिग्री, जो 60 डिग्री का यहां से यहां तक डिस्टेंस तय की है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर किया है, वो कितने में करेगा, 2 पाई आर बाई 360 इंटू जितना भी कोण दिया है उसको इंटू में कर दीजिए, ठीक है, 6। तो मतलब यहां से कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बाई 6, यहां से इसको डिवाइड दिया तो पाई आर बाई 3। मतलब अगर हमें किसी वृत्तखंड में, किसी आर त्रिज्या वाले वृत्तखंड में कोण दिया हो, कोई सा भी कोण दिया हो, उसकी अगर हमें चाप की लंबाई पूछी जाए तो चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, ये बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन का एग्जाम्पल समझ में आया आपको। अब आगे चलते हैं। तो आगे अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पर देखा कि अगर इसने बोल दिया कि चाप की लंबाई ये है, अगर वो बोल देता कि इसकी परिधि क्या होगी, परिधि बताइए, परिधि फाइंड आउट कीजिए, तो परिधि यहां से क्या निकलेगी, वृत्त की अगर परिधि हमें निकालना है तो मैंने जैसा कि आपको अभी बताया था, वृत्त की परिधि में चाप की लंबाई तो आपको कितनी बार बता चुका हूं, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसकी चाप की लंबाई होती है, और परिधि होती है जहां से हम स्टार्ट करते हैं चलना। मान लीजिए यहां से स्टार्ट किया चलना तो वहीं पर पहुंचना, उसकी क्या होती है, परिधि। तो चाप की लंबाई क्या आई थी, पाई आर बाई 3, उसमें हम ऐड कर देंगे 2r। ये क्या हो गई हमारी परिधि।
किसी भी वृत्तखंड में अगर कोण 60 दिया है, अगर उसकी चाप की लंबाई पूछी जाए तो चाप की लंबाई हम निकाल सकते हैं। अगर उसी में हमसे पूछा जाए कि परिधि क्या होगी, उसकी पेरीमीटर क्या होगा, उसका सरकमफेरेंस क्या होगा, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, जो चाप आया है, चाप की लंबाई आई है, उसमें 2r जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे 2r? क्योंकि एक r ये चलेगा यहाँ से, एक r ये चलेगा, तो ये डिस्टेंस हम ऐड कर देंगे इसमें, यहाँ से परिधि निकल जाएगी। इतनी बात यहाँ पर क्लियर हो गई आपको। अब चाप की लंबाई एक्चुअल में होती क्या है? चाप की लंबाई होती क्या है? चाप की लंबाई होती है, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कोण गुणा, यहाँ पर चाप की लंबाई होती है कोण गुणा त्रिज्या। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चाप की लंबाई होती क्या है? कोण गुणा त्रिज्या। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। कैसे? 2πr में अगर लिखता हूं तो यहां पर क्या होता है, ये जो पाई है ये होता है कोण, ये होता है कोण। समझ में आ रही बात? पाई होता है कोण, राइट। आर होता है त्रिज्या, आर होता है रेडियस। तो ये जो फॉर्मूला लिखा मैंने, ये जो डेफिनेशन लिखी, ये लाइन लिखी, क्या ये प्रूफ हुई? ठीक है, बात समझ में आ गई। 2πr होता है जो चाप की लंबाई होती है कोण गुणा त्रिज्या। ये आगे क्लियर करेंगे हम और डिटेल में। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां से मैं बोलता हूं, आगे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उस पर कवर करते हैं। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ चुकी होगी। आई थिंक, मैं समझता हूं कि यहां पर आपको बिल्कुल मैंने बहुत ही आसान तरीके से, मैंने आसान भाषा में आपको क्लियर किया है, तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं आपको कि अगर रेडियस दुगनी कर दी जाए, अगर त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए, ठीक है, दोगुनी कर दी जाए, तो परिधि क्या होगी, उसकी परिधि पर क्या असर पड़ेगा? ठीक है, परिधि क्या होगी? अगर त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो परिधि क्या होगी? आपको विदाउट फॉर्मूला यहां पर निकलने वाला है। तो यहां पर ध्यान से देखना दोस्तों, यहां पर हमने देखा कि अगर त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो परिधि भी हमारी क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी समझने के लिए आते हैं यहां पर। अगर मान लीजिए यहां पर 2 गुनी कर दी जाए त्रिज्या, तो यहां पर परिधि क्या होगी? ये आर हो गया, ये परिधि हो गई। ठीक है, तो इसको पेरीमीटर बोल देता हूं पी। ये भी 2 गुना होगा। अगर यहाँ 3 गुनी कर दिया है तो परिधि भी 3 गुनी होगी। अगर यहाँ 4 गुना कर दिया है त्रिज्या तो परिधि भी क्या होगी? 4 गुनी। ये क्वेश्चन आता है कि अगर किसी सर्कल में अगर त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो परिधि कितने गुनी हो जाती है? अगर त्रिज्या 2 गुनी होती है तो परिधि कितने गुनी होती है? अगर त्रिज्या n गुनी होती है तो परिधि की कितने गुनी होती है? n गुनी होती है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। आगे चलते हैं, मैं इसी में बताता हूं कि पाई क्या होता है। पाई होता है हमारा 22/7। पाई क्या होता है? पाई को क्या लिख सकते हैं? 22/7। अब उसी पर बेस्ड में एग्जांपल बताता हूं। अगर त्रिज्या को, अगर मैंने मान लिया कि माना त्रिज्या हमारे पास r क्या दिया है? r गिवन है 7। ठीक है, अगर त्रिज्या 7 है तो परिधि क्या होगी? परिधि हमने क्या निकाला? परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, 2πr। अब इसमें अगर मैं 7 वैल्यू पुट करता हूं तो 2 गुना 22/7 गुना 7, इससे कैंसिल हो गया, मतलब यहां पर कितना हो गया? 44। अगर रेडियस 7 है तो परिधि कितनी होगी? 44। मतलब रेडियस अगर 7 है तो परिधि कितनी होगी? 44। ये 7 की वैल्यू अगर समझिए आप तो यहाँ पर 7 की वैल्यू कितनी हो गई? 44। बात यहाँ पर समझ में आ चुकी है आपको। अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि रेडियस को दुगना कर दिया जाए तो परिधि पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर यहाँ पर रेडियस को दुगना करता हूँ तो मैंने क्या बोला था अभी पिछले उसमें डेफिनेशन में कि परिधि अगर त्रिज्या दुगनी हुई है तो परिधि हमारी क्या होगी? दुगनी होगी। तो मान लीजिए मैं r इक्वल टू यहाँ पर 14 लेता हूँ। ठीक है, तो परिधि क्या हो जाएगी? परिधि यहाँ पर 2πr 22/7 लिख देता हूँ। ठीक है, 22/7 इंटू 14, तो 7 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 88। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर r मैंने दुगना कर दिया तो परिधि भी क्या हो गई? दुगनी। यहाँ पर 7 में 2 का गुना हुआ तो 44 में भी यहाँ पर 2 का गुना हुआ। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि परिधि मेरे पास यहाँ पर 21 है तो ये कितना गुना है? ये कितना गुना है? 3 गुना है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि ये जो परिधि होगी वो कितनी होगी हमारी? परिधि में भी यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 44 में अगर 3 का मल्टीप्लाई में करता हूँ तो 4 से 12, 1 बचा। ठीक है, 4 से 12 और 1 13।
132। बात क्लियर हुई? यहाँ पर बात समझ में आ गई? 132 हमारा क्या जाएगा यहाँ पर? परिधि आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूं कि अगर मेरे पास r इक्वल टू 28 है तो परिधि क्या होगी? परिधि हो जाएगी मेरे पास 44 इंटू, यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई, ये 7 में 4 का मल्टीप्लाई है, 7 चौक 28, तो परिधि में भी मैं यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई जैसे ही किया 16 और ये के 17, 176। यहाँ पर आपको बात क्लियर हो चुकी होगी कि विदाउट फॉर्मूला हम विद इन 2 सेकेंड, विद इन 3 सेकेंड में कर सकते हैं। अगर हमें परिधि गिवन है, एक्चुअल में आती क्या है बात, ये जो 7 होता है ना, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। ये जो 7 होता है स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, इसी के ही गुणज में देगा पेपर वाला। अगर उसे पेपर टफ बनाना है तो 7 का मल्टीप्लाई नहीं देगा। क्यों देता है 7 का मल्टीप्लाई? क्योंकि पाई की मान क्या होती है हमारे पास? 22/7। तो इस 7 को वो हटाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू देगा कि इस 7 से वो डिवाइड हो जाए। बात यहाँ पर समझ में आ गई कि मैं 7 क्यों ले रहा हूँ यहाँ पर बार बार? चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर कि इतनी बात क्लियर हुई आपको कि अगर परिधि, अगर हमारी त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो यहाँ पर परिधि क्या होगी? दुगनी होगी। बात समझ में आ चुकी है आपको? ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा क्या ज्यादा लंबा हो रहा है, तो हमारी परिधि की जितनी भी कहानी थी वो इस वीडियो में हमने फिनिश कर दी। तो दोस्तों ये थी सारी कहानी पेरीमीटर पर बेस्ड। आज की क्लास जितनी भी थी सर्कल के पेरीमीटर पर बेस्ड, कल की क्लास होगी क्षेत्रफल पर बेस्ड, एरिया पर बेस्ड। तो जितनी भी कहानी थी 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको क्लियर करवा दी है। बिल्कुल एक एक टिप्स पर आपको बता दिया है कि कैसे हम विदाउट फॉर्मूला कैसे इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अगर आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करना। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।